नमस्कार, मैं हूं माधवी पांडे, आपके साथ लोकप्रिय कानूनी प्रोग्राम लीगल हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। इस पे हमारे कानूनी विशेषज्ञ रोजमर्रा की जिंदगी की समस्याओं से जुड़ी कानूनी मसलों पर आपकी शंकाओं का समाधान करते हैं और आपको राय देते हैं। आप भी इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और फ़ोन करके किसी भी तरह की कानूनी राय ले सकते हैं। आज हम आपको ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में बताएंगे और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 देश का एक ऐसा कानून है जो भारत के अंदर संपत्तियों के ट्रांसफर्स को रेगुलेट करता है। ये कानून के तहत एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को संपत्ति की हस्तांतरण को नियंत्रित करता है। कानून ऐसे हस्तांतरण के लिए कानूनी आवश्यकताओं को भी निर्दिष्ट करता है और दोनों पक्षों के अधिकारों और देनदारियों का प्रावधान भी इसमें होता है। संपत्ति हस्तांतरण बिक्री, उपहार, बंधक या पट्टे के रूप में भी हो सकता है। ये तो थी बुनियादी जानकारी, और ज़्यादा जानकारी आज देंगे हमारे आज के कानूनी विशेषज्ञ अधिवक्ता राम नरेश यादव जी। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। आप भी चाहें तो आप हमें फ़ोन करके हमसे किसी भी प्रकार की कानूनी राय ले सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं। आपको नंबर बता देते हैं, नंबर्स आपकी स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। 012061279370, 012061279338। इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं, हमारे विशेषज्ञ से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय आप हमसे ले सकते हैं। चलते हैं हमारे लीगल एक्सपर्ट के पास में। सर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 आखिर क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से दर्शकों को बताएं। जी माधवी जी, सबसे पहले तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 को इसलिए लाया गया ताकि अचल संपत्ति यानी इमूवेबल प्रॉपर्टी के लेन देन को व्यवस्थित, पारदर्शी और न्याय संगत बनाया जाए। जी। उस समय भारत में जो संपत्ति संबंधी कानून थे वो बहुत ही विभ्रष्ट और असंगत थे, यानी कि हर स्टेट के अलग अलग रूल्स थे, जिससे बड़ी दिक्कत आती थी। प्राचीन रीति रिवाज थे, स्थानिक परंपराएं थी, व्यक्तिगत समझौते और इंग्लिश कॉमन लॉ की विभिन्न धारणाएं हर क्षेत्र में अलग थी। तो इस अधिनियम को लाकर जो 5 कारण थे जिससे ये सुनिश्चित करना था कि पूरे देश में संपत्ति ट्रांसफर की एक जो नियमावली है वो एक समान हो, जो सभी राज्यों या रीति रिवाजों के आधार पर अलग ना हो। दूसरा कारण था कि ट्रांसफर संबंधी जितनी भी अस्पष्टताएं थी वो कम हो और अदालतों में मामले घटें। तीसरा, ट्रांसफर करने वाले यानी ट्रांसफरर और लेने वाले जो होते हैं ट्रांसफरी, दोनों की अपेक्षाएं और दायित्व स्पष्ट हों और कानूनी रूप से सुरक्षित हों। संपत्ति ट्रांसफर के लिए लिखित दस्तावेज, पंजीकरण आदि अनिवार्य हो ताकि धोखाधड़ी या झूठी दावों से बचाव हो सके। पांचवा जो मुख्य कारण था, जैसे बिक्री यानी कि सेल, गिफ्ट, लीज, मॉर्टगेज आदि, इन्हें स्पष्ट रूप से परिभाषित करना था और एक नियम देना था। इस प्रकार ये जो अधिनियम अचल संपत्ति लेन देन को अधिक निश्चित, न्याय संगत और संरचित बनाने हेतु था। जी, ठीक है। आपने अभी इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की, तो हम चाहेंगे सर आप दर्शकों को बताएं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी को आखिर किस तरह से परिभाषित किया गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, और ये क्या है? इमूवेबल प्रॉपर्टी वह संपत्ति है जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर फिजिकल रूप से हिलाया नहीं जा सकता, या यदि उसे हिलाया जाए तो उसकी जो मूल संरचना है या उसका स्वरूप है वो ना बदला जाए। तो भारतीय कानून में ये विचार जनरल क्लॉजेज एक्ट 1897 की सेक्शन 3 सब क्लॉज 26 में दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि जमीन से उत्पन्न लाभ और वो वस्तुएं जो जमीन से जुड़े हों या स्थायी रूप से चिपके हों वो इमूवेबल प्रॉपर्टी कहलाएंगी। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में कहा गया है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी में स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप्स और ग्रास यानी खड़ी लकड़ी, बढ़ती फसल और घास इसमें शामिल नहीं होंगे। इमूवेबल प्रॉपर्टी के कुछ उदाहरण हैं, जैसे जमीन में हम कहें प्लॉट, एग्रीकल्चर लैंड, बिल्डिंग, हाउसिंग जो जमीन से जुड़े हुए हों, और जैसे कुआं, पाइपलाइन, दीवारें, जो चीजें स्थायी रूप से जमीन से जुड़ी हों, ये सब इमूवेबल प्रॉपर्टी के उदाहरण है और इन्हें इमूवेबल प्रॉपर्टी कहा जाता है।
ठीक है सर, बेनामी ट्रांसफर्स भी होते हैं, तो ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में कवर भी होता है, तो इसमें कुछ रूल्स भी होते होंगे, आखिर क्या रूल्स है वो? बेनामी ट्रांजैक्शन प्रोहिबिशन एक्ट 1988 सभी तरह का जो बेनामी लेन देन है उनको प्रतिबंधित करता है। अब बेनामी ट्रांजैक्शन क्या होती है? बेनामी यदि एक यदि संपत्ति एक व्यक्ति के नाम हो लेकिन उसकी कीमत किसी अन्य ने चुकाई हो और उसका वास्तविक लाभ वह दूसरा व्यक्ति पाता हो तो वह संपत्ति बेनामी लेन देन माना जाएगा। ठीक। अब ये बेनामी लेन देन में कोई व्यक्ति बेनामी लेन देन में प्रवेश नहीं कर सकता, ये प्रोहिबिटेड है जी। और बेनामीदार जिसके नाम पर है वह संपत्ति पुनः ट्रांसफर नहीं कर सकता जी। अब बेनामी जो एक्ट है उसके अंदर अगर कोई इस तरह से बेनामी संपत्ति कोई करता है तो उसको 1 साल से 7 साल तक की सजा हो सकती है और जुर्माना जो फेयर मार्केट वैल्यू है उसका 25% तक हो सकता है। और यदि कोई व्यक्ति गलत जानकारी दे, दस्तावेज से छेड़छाड़ करे तो 6 महीने से 5 वर्ष की जेल और जुर्माना मार्केट वैल्यू का 10% तक हो सकता है। अब रूल्स 2016 इसके अंदर बनाए गए जिसमें सबसे पहले तो जब पता लगे कोई कंप्लेंट आए कि ये प्रॉपर्टी बेनामी है तो सबसे पहले तो उस प्रॉपर्टी जिसके नाम बेनामी है उसको नोटिस देना होता है और जो संपत्ति है उसको एक प्रोविजनल अटैचमेंट उसकी होती है, दूसरे पक्ष की सुनवाई होती है और फिर निर्णय और अपील की प्रक्रिया निर्धारित की जाती है। अब इसमें एक छूट भी दी गई है कि किन संपत्तियों को बेनामी नहीं कहा जाएगा। तो ये एक्सेप्शन है यदि संपत्ति पर जो खर्च एक नॉन सोर्सेज यानी कि ज्ञात स्रोतों से हुआ है और वह HUF यानी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में हो या वो कोई कानूनन होल्डिंग ट्रस्टी या फिड्यूसरी से हो या किसी व्यक्ति ने अपने पति या बच्चे के नाम संपत्ति कराई हो और उसका जो पैसा दिया गया है यानी जो कंसिडरेशन है वो नॉन सोर्सेज हो तो ये कुछ एक्सेप्शन है जो बेनामी के जो पैरामीटर है उससे बाहर होती है। जी ठीक है। तो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी की बात की जाए तो इसमें क्या वुमेन्स को लेकर के कुछ प्रावधान रखे गए हैं कि वो इन प्रॉपर्टी का ट्रांसफ़र कर सकती हैं, इसका नहीं कर सकती हैं या सेल प्रोसीड फर्दर कैसे कर सकती हैं, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। बिल्कुल सभी महिला कर सकती है प्रॉपर्टी ट्रांसफर, लेकिन पहले क्या होता था कि जो हिंदू विधवा थी उसको हक नहीं था कि वो प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करे जी। लेकिन जो हिंदू विधवा अपने पति की मृत्यु के बाद जो हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के तहत क्लास 1 हेयर मानी जाती है, इसका मतलब है कि यदि पति ने कोई विल यानी वसीयत ना छोड़ी हो तो विधवा को पति की संपत्ति में बराबर हिस्सा मिलता है जी। इस हिस्से पर उसका पूर्ण स्वामित्व यानी उसकी एब्सोल्यूट ओनरशिप होती है, अर्थात वह उस हिस्से को बेच सकती है, गिफ्ट कर सकती है या अन्य तरीके से ट्रांसफर कर सकती है जो कोई भी अन्य महिला करती है। पहले कई मामलों में जो अभी मैंने बताया लिमिटेड एस्टेट उनको दिया जाता था तो वो सिर्फ संपत्ति का उपयोग कर सकती थी लेकिन बेच नहीं सकती थी जी। हिंदू सक्सेशन एक्ट जब से आया है तो महिलाओं को पूर्ण अधिकार दिए गए हैं कि उस संपत्ति को वो बेच भी सकें। अब एक स्थिति है जिसमें वो बेच नहीं सकती यदि पति की अन्य सह हिस्सेदार हैं, यानी कि जैसे कोई बच्चे हो या माता हो उस प्रॉपर्टी में जो उसमें को ओनर होते हैं जो उनको भी हक उस प्रॉपर्टी के अंदर होता है, तो विधवा संपत्ति पर पूर्ण अधिकार तभी सुनिश्चित होते हैं जब उसके हिस्से पर अन्य दावे या कोई मुकदमा ना हो। दिल्ली हाईकोर्ट ने भी एक फैसले में कहा कि यदि विधवा की आमदनी ना हो या उनके अन्य वंशज दावे कर रहे हो तो वह संपत्ति का केवल उपभोग यानी इंजॉयमेंट कर सकती है लेकिन उसे बेच नहीं सकती। जी ठीक है। हाल ही में एक केस में ऐसा देखने को भी मिला था, तो इसमें ऐसा है कि अगर लीगल हेयर्स अगर वहाँ पे दावा कर रहे हैं तो वो इस्तेमाल तो कर सकती हैं लेकिन उसे बेच नहीं सकती। ठीक है सर। और इसमें ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मर्जर का भी रखा गया है, तो मर्जर का आखिर कानूनी मतलब क्या है और इस एक्ट के तहत क्या आता है? मर्जर का सिद्धांत यानी डॉक्ट्रिन ऑफ मर्जर उस स्थिति को दर्शाता है जब दो अलग अलग अधिकार
यानी एस्टेट्स या सिक्योरिटीज एक ही व्यक्ति के पास आ जाते हैं, और इसलिए छोटे या सीमित अधिकार को बड़े या अधिक पूर्ण अधिकार में समाहित यानी कि एब्जॉर्ब कर दिया जाता है। उदाहरण के लिए हम कहें, यदि किसी ने जमीन पर एक लीज लिया हो और बाद में वही व्यक्ति उस भूमि पर पूरी तरह से उसको खरीद ले, यानी कि उसका एब्सोल्यूट ओनरशिप उसके पास आ जाती है, तो लीज का अधिकार अपने आप में खरीद में विलय हो जाता है। तो इसे जो मर्जर कहा गया है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी की एक्ट के तहत। ठीक है सर। और प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो दो तरह से ट्रांसफ़र होती हैं, एक तो गिफ्ट भी होती हैं, दूसरा सेल भी की जाती है। तो ऐसे में गिफ्ट और सेल में आखिर क्या फ़र्क होता है, हम चाहते हैं आप आम जनता को बताएं। गिफ्ट वह ट्रांसफर है जिसमें कोई मूल्य यानी कि कंसिडरेशन नहीं लगता, यानी कि कोई भी पैसा नहीं दिया जाता जिसको गिफ्ट प्राप्त होती है। संपत्ति का हस्तांतरण निःशुल्क दान की मंशा से होता है, जबकि सेल में संपत्ति बदले में निश्चित राशि देकर बेची जाती है। गिफ्ट में दाता यानी जो डोनर है अपनी मर्जी से संपत्ति देता है, जबकि सेल में जो विक्रेता है जिसको सेलर भी कहते हैं, बेचने की मंशा से उस पक्ष को वो प्रॉपर्टी देता है। गिफ्ट के लिए जो गिफ्ट डीड बनती है, और यदि संपत्ति अचल हो तो पंजीकरण कराना जरूरी है, और उस पर जो स्टाम्प ड्यूटी है वो सेल डीड के मुताबिक कम लगती है। इसके विपरीत सेल डीड में पंजीकरण अनिवार्य है और स्टाम्प ड्यूटी उसमें अधिक होती है। गिफ्ट एक बार का अनिवार्य और अविश्वसनीय हस्तांतरण है, यानी कि एक सेल्डम रिवोकेबल डीड है, जबकि सेल में यदि शर्तें पूरी ना हो तो रद्दीकरण की कानूनी संभावना हो सकती है। यानी कि सेल में हमने कोई कंडीशन दी है किसी ने उस सेल डीड के अंदर, अगर वो कंडीशन पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो तो सेल डीड रद्द हो सकती है, लेकिन गिफ्ट में ऐसा नहीं होता। गिफ्ट पर दाता को पूंजी लाभ कर यानी जो कैपिटल गेन टैक्स है वो नहीं देना पड़ता, लेकिन सेल में विक्रेता को टैक्स देना पड़ सकता है। तो ये सब गिफ्ट और सेल में डिफरेंसेस है। ठीक है, हमारे साथ लगातार हमारे लीगल एक्सपर्ट बने हुए हैं नाम राम नरेश यादव जी। हम बात कर रहे हैं ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के बारे में, चलते हैं उनकी तरफ। सर, ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में लाइसेंस का क्या कानूनी मतलब होता है? लाइसेंस वह अनुमति है, यानी कि लाइसेंस वह परमिशन है जो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देता है ताकि वह उसकी अचल संपत्ति पर कुछ ऐसा कर सके जो बिना उस अनुमति के अवैध माना जाता। लेकिन ये अनुमति संपत्ति में कोई स्वामित्व या हित यानी कोई इंटरेस्ट नहीं बनाती। यानी लाइसेंस एक व्यक्तिगत अधिकार है, वह अधिकार किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, और वह वास्तविक स्वामित्व, कब्जा या भूमि का अधिकार नहीं देता। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में लाइसेंस का कानूनी अर्थ है एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को उसकी अचल संपत्ति पर कुछ विशेष कार्य करने की अनुमति देना, जो बिना उस अनुमति के अवैध होगा, लेकिन ये अनुमति संपत्ति में कोई स्वामित्व या अधिकार नहीं देती। अब लाइसेंस की कुछ विशेषताएं हैं, जैसे लाइसेंस में संपत्ति में कोई अधिकार नहीं बनता, ये केवल एक अनुमति है। लाइसेंस को तीसरे पक्ष को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। लाइसेंस को इच्छा अनुसार रद्द किया जा सकता है जब तक कि कोई विशेष शर्त ना हो। लाइसेंसी को संपत्ति पर कब्जा या कानूनी अधिकार नहीं मिलता, वह केवल अनुमति प्राप्त करता है। उदाहरण के लिए हम कहें कि यदि एक व्यक्ति दूसरे को अपनी भूमि पर खेती करने की अनुमति देता है तो वह एक लाइसेंस होगा, न कि लीज, क्योंकि इसमें स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं हुआ है। कोर्ट ने भी स्पष्ट किया है कि यदि दस्तावेज केवल उपयोग की अनुमति देते हैं, न कि कब्जा या स्वामित्व की, तो वह लाइसेंस माना जाएगा, न कि लीज। ठीक है सर। अभी आपने लीज मेंशन किया, तो लीज करने वालों और लीज लेने वालों के आखिर क्या कानूनी हक होते हैं? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के तहत लीज एक कानूनी समझौता है जिसमें एक पक्ष अपनी अचल संपत्ति का उपयोग दूसरे पक्ष को एक निश्चित समय और शर्तों के तहत प्रदान करता है, बदले में किराया या अन्य मूल्य प्राप्त करता है। इस समझौते में दोनों पक्षों के कुछ अधिकार होते हैं और कुछ उनके कर्तव्य होते हैं जो स्पष्ट रूप से
परिभाषित होते हैं। जी अब सबसे पहले लीज करने वाले यानी लेसर के क्या अधिकार है और क्या उनके कर्तव्य है। जी अधिकारों की बात करें तो सबसे पहले लीज समझौते में निर्धारित किराया समय पर प्राप्त करने का लेसर का अधिकार होता है। जी दूसरा, यदि लेसी ने संपत्ति को नुकसान पहुंचाया है तो उसे सुधारने का अधिकार। तीसरा, लीज की अवधि समाप्त होने पर संपत्ति को वापस प्राप्त करने का अधिकार होता है। जी अब उनके कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे संपत्ति में कोई छिपा हुआ दोष यानी कोई लेटेंट डिफेक्ट है कोई संपत्ति में, तो लेसी को सूचित करना होता है। जी किराया समय पर और उचित तरीके से वसूल करना होता है। जी अब जो लीज लेने वाले यानी जो लेसी है उनके क्या अधिकार है, क्या कर्तव्य है। सबसे पहले उनके अधिकारों की बात करते हैं तो लेसी को संपत्ति का उपयोग करने का अधिकार है, जैसा कि लीज समझौते में निर्धारित है। जी यदि लेसी ने संपत्ति की मरम्मत की है तो लेसर से उसे अनुमति नहीं दी तो मरम्मत की लागत किराए से घटाने का अधिकार भी है। जी यदि लेसी समझौते में अनुमति है तो संपत्ति की उपलीज देने का अधिकार भी है। जी उनके कुछ कर्तव्य भी हैं, जैसे समय समय पर निर्धारित राशि में किराया भुगतान करना, जी संपत्ति की उचित देखभाल करना और किसी भी नुकसान से बचना, जी सामान्य उपयोग से होने वाले नुकसान की मरम्मत करना। तो इन अधिकारों और कर्तव्यों का उल्लंघन होने पर दोनों पक्षों के पास कानूनी उपाय होते हैं, जैसे लीगल नोटिस भेजना, अदालत में मुकदमा दायर करना, या जो एग्रीमेंट है उन दोनों के बीच उनकी शर्तों के अनुसार कार्रवाई करना। जी ठीक है सर। और अगर मॉर्गेज की बात करें तो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में मॉर्गेज को किस तरह से ट्रीट किया जाता है, क्या होता है मॉर्गेज? जी, बिल्कुल सही सवाल है। भारतीय कानून में मोर्टगेज एक कानूनी समझौता है जिसमें एक पक्ष, जिसे मोर्टगेजर कहा जाता है, अपनी अचल संपत्ति में से कोई विशेष अधिकार दूसरे पक्ष यानी कि मोर्टगेजी जी को यह सुनिश्चित करने के लिए देता है कि वह निश्चित राशि का भुगतान करेगा या कोई अन्य जो फाइनेंशियल उसका ड्यूटीज है उसको वो पूरी करेगा। तो ये समझौता ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 की सेक्शन 58 इसको परिभाषित करता है। जो जी मोर्टगेज है उसके कुछ जो मुख्य इंग्रेडिएंट है, सबसे पहला तो मोर्टगेज में संपत्ति का स्वामित्व नहीं बदलता, लेकिन उस पर एक निश्चित अधिकार है वो ट्रांसफर हो जाता है। जी ये अधिकार एक वित्तीय दायित्व को सुरक्षित करने के लिए होता है, जैसे कि कोई उधारी का भुगतान इत्यादि। मोर्टगेजर वह व्यक्ति है जो संपत्ति का अधिकार देता है और मोर्टगेजी वह है जो अधिकार प्राप्त करता है। जी मोर्टगेज 6 प्रकार की होती है। एक सिंपल मोर्टगेज होती है जिसमें मोर्टगेजर संपत्ति का कब्जा मोर्टगेजी को नहीं देता, लेकिन ये वचन देता है कि यदि वह ऋण का भुगतान नहीं करेगा तो मोर्टगेजी संपत्ति को बेच सकता है। जी दूसरे तरह की मोर्टगेज होती है मोर्टगेज बाय कंडीशनल सेल, जी जिसमें संपत्ति की बिक्री एक शर्त पर होती है, यदि ऋण चुकता नहीं किया जाता तो बिक्री स्थायी हो जाती है। जी तीसरी तरह की मोर्टगेज है उसुफ्रक्चरी मोर्टगेज। इसमें मोर्टगेजर संपत्ति का कब्जा मोर्टगेजी को देता है, जो संपत्ति से होने वाली आय का उपयोग ऋण के ब्याज के रूप में करता है। एक इंग्लिश मोर्टगेज होती है, इसमें मोर्टगेजर संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व मोर्टगेजी को देता है और वचन देता है कि वह ऋण चुकता करने पर संपत्ति को पुनः प्राप्त करेगा। जी डिपॉजिट ऑफ टाइटल डीड्स होती हैं मोर्टगेज में ताकि ऋण सुरक्षित रहे। जी और एक एनोमलस मोर्टगेज भी होती है। ये कोई अन्य रूप है जो उपरोक्त जो अभी मैंने जो बताए हैं जी इनसे अलग होती है। जी तो मोर्टगेजर और मोर्टगेजी के अधिकार हैं, जैसे ऋण का चुकता करने का अधिकार, संपत्ति में सुधार का अधिकार, संपत्ति ठीक पर अगर ऋण की प्राप्ति ना हो तो कब्जा करने का अधिकार, ऋण की वसूली का ठीक अधिकार। है ठीक तो मोर्टगेज एक महत्वपूर्ण कानूनी उपकरण है जो उधारी को सुरक्षित करने के लिए अचल संपत्ति का उपयोग करता है। ये दोनों पक्षों के अधिकारों और उनके कर्तव्यों को भी स्पष्ट करता है ताकि ठीक है विवाद की संभावना भी कम रहे। ठीक है सर। हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों से सभी जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज हमारे साथ जुड़े हुए थे राम नरेश यादव जी, जो कि अधिवक्ता हैं और हमारे लीगल एक्सपर्ट हैं। आज चर्चा हो रही थी ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 के बारे में। आप भी चाहें तो हमारे इस प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की कानूनी राय हमसे ले सकते हैं। हमारे लीगल एक्सपर्ट से भी आप जुड़ सकते हैं और किसी भी तरह की राय मशवरा ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए आज इस शो में इतना ही। नमस्कार।